नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल पूरे हुए, तो कैसा रहा है ये बेमिसाल 5 साल। क्या क्या बदलाव आए हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरह से वो चीजें जो रुकी हुई थी वो आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसे लागू हुई जैसे कि कोई बाधा सी हट गई हो। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि वक्फ बोर्ड कानून जो इस देश में है, कई तरह की खबरें आती रहीं कि वक्फ बोर्ड ने वो यहाँ पर दावा कर दिया, वहाँ पर दावा कर दिया, लोगों को परेशानी हो रही है, संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने नाम कर लेती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो कैबिनेट है उसने एक संशोधन किया है और उसको लेकर के संसद में एक विधेयक लाया जा सकता है। अभी विधेयक लाया नहीं गया है, लेकिन उससे पहले ही इसका विरोध होना शुरू हो गया, राजनीति होनी शुरू हो गई। तो आखिर क्यों और क्या है इसके पीछे, इस पर आज की खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि अयोध्या में जो रेप का आरोपी है, क्या उसको बचाने की राजनीति हो रही है। जो रेप पीड़िता बच्ची है ओबीसी समाज की, बेहद गरीब परिवार की है, लेकिन फिर भी जो उसके रेप के आरोपी हैं उसका परोक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी समर्थन किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि हरियाणा वो राज्य बन गया जिसने अपने राज्य में सभी फसलों पर एमएसपी दे दी। तो एमएसपी को लेकर के जो राजनीति की जाती है, धरना प्रदर्शन तमाम चीजें होती हैं, तो सवाल उन पर बनता है, राजनीति करने वालों पर, कि आप भी अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं दे सकते जब हरियाणा दे सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक, राज्यसभा में तेल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक। अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शीर्ष कमान को सौंपी रिपोर्ट में सपा पर सीधे तौर पर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालात पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चैम्बर। अगर नहीं हुआ सुरक्षा मानकों का पालन तो अदालत बंद कर सकती है कोचिंग सेंटर। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी। एमसीडी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फैसले में कहा बिना दिल्ली सरकार से परामर्श के भी उपराज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 10 एल्डरमैन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी पहुंची। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। वायनाड त्रसदी में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। रेडार के माध्यम से लोगों की तलाश कर रही है सेना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हालात संभालने की पूरी कोशिश। एशियाई समेत वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट का भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा असर। हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूटा, तो निफ्टी भी 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों पर एमएसपी देने का लिया निर्णय। देश का पहला राज्य बना हरियाणा जिसने अन्नदाताओं को दी है ये बड़ी राहत। तो सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति करने वाला विपक्ष अपने शासित राज्यों में भी करेगा लागू ऐसी व्यवस्था।
और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए मलेशिया के जिया जी ली से मुकाबला। महिला कुश्ती में निशा दहिया आज दिखाएंगी अपना दम। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे सबसे पहले एजेंडे की जो बात है जम्मू कश्मीर में जो नया जम्मू कश्मीर है उसका 5 साल, क्योंकि आज 5 अगस्त है तो 5 साल पूरा हो गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें ना कोई बंद हुआ ना ही हड़ताल का कॉल हुआ। इससे पहले बिल्कुल एक रिवाज सा बन गया था कि हड़ताल बंद ये सब होता रहता था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और ना ही हिंसा की खबर आई किसी बूथ पर और ना ही किसी पुलिस बल पर कोई आरोप लगा। और इतना ही नहीं, 30 साल के बाद सबसे ज्यादा 68% पोलिंग टर्नआउट वहां देखने को मिला। तो जम्मू कश्मीर ने यह कर दिखाया। अब ये बात अलग है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने की 5वीं बरसी को कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक डे के रूप में मनाया है। अब बताइए इसका क्या औचित्य है। आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी ब्लैक डे के रूप में मना रही है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल पावर को हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक देश, एक विधान, एक संविधान, ये जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद लागू हो पाया था, क्योंकि इससे पहले वहां पर भारत का पूरा कानून लागू होता ही नहीं था। भारत के संविधान को 5 साल पहले साल 2019 में स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और इससे एक नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर सामने आई है। दरअसल कुछ परिवारों को छोड़कर जम्मू कश्मीर के आम आदमी की जिंदगी में इन 5 वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस तो आज ब्लैक डे मना रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC वर्ग के जीवन में ब्लैक डे 70 सालों तक क्यों रहा वहां पर जम्मू कश्मीर में, इसका जवाब नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर की बेटियों को राज्य से बाहर शादी करने पर रियासत की नागरिकता क्यों खत्म हो जाती थी, क्यों होता था ऐसा, इसका भी जवाब नहीं होगा। कश्मीर की बेटियां अगर कहीं बाहर शादी करती थी, इसमें भी बड़ी विडंबना थी। पाकिस्तान से लोगों से शादी करती थी तो नागरिकता रहती थी, और भारत के ही दूसरे हिस्से में अगर शादी करती थी तो नागरिकता खत्म। तो विभाजन की त्रासदी झेलकर POK से आए शरणार्थियों को भी स्पेशल पावर एक्ट ने मौलिक अधिकार पाने से 70 साल तक रोक रखा था। क्यों रोका था, इसका भी जवाब कोई नहीं देने को तैयार है। अलगाववाद के खात्मे के बाद इन 5 वर्षों में, जो बीते 5 वर्ष हैं, उसमें नए कश्मीर ने अमन की सांस ली है। अमन भी है, तरक्की भी है। अब तो यहां पर हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा देशी विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं और पर्यटन जो है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। सिर्फ कश्मीर में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश पहुंचे हैं और इन सब के बीच शासन में आम लोगों की बढ़ी भागीदारी के जरिए नए कश्मीर ने पूरे देश में पीपल्स गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिया है। आर्टिकल 370 का हटना पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत की पहल मानी गई, लेकिन सिर्फ वहां का जो जम्मू कश्मीर का गुपकार गैंग था और कांग्रेस पार्टी, उनको क्या दिक्कत है यह समझना मुश्किल है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में
जुड़ शब्बीर डार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ स्टूडियो से भी जुड़ेंगे हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। पहले शब्बीर आपके पास मैं चलता हूँ। शब्बीर, 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में बहुत हमने बदलते हुए देखा। वहाँ पर अमन आई, तरक्की आई और जिसे कहते हैं ना कि एक टेस्टिमनी के रूप में हमने पिछला लोकसभा चुनाव देखा, जहाँ पर किस तरह से अमन के साथ वहाँ पर वोटिंग हुई और फिर 68% वोटिंग 30 साल के बाद। इन 5 सालों को जम्मू कश्मीर के आम लोग किस तरह से देख रहे हैं शब्बीर? बिल्कुल, जैसे आप नए कश्मीर की बात की और 5 अगस्त 2019 के बाद जो नया दौर चला है कश्मीर में तरक्की का और पीस का, उससे ज़ाहिर से ज़्यादा जो लाभ है वो आम लोगों को मिला है और आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हुई है। उनका जो यहाँ पे कभी हड़तालें हुआ करती थी, बंद महीनों तक बंद हुआ करता था, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कारोबार नहीं कर पा रहे थे। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बाज़ारें देर रात तक खुली रहती हैं और लोगों की जो आवाजाही है, लोग बेखौफ हिरास किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं और अपना कारोबार, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है उसके अलावा जो तामीर तरक्की का दौर चला, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से हो या यहाँ के रोड नेटवर्क का हो, उसमें काफ़ी सारी बेहतरी हुई है, जिसका ज़ाहिर सी तौर पर जो लाभ है जो आम लोगों को मिला है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे अमन आया है उससे जो यहाँ पे इकोनॉमी का एक मेन हिस्सा है वो टूरिज्म है। टूरिज्म को एक बड़ा वो बढ़ावा मिला है और यहाँ के जो लोग हैं जो कभी जो यहाँ के शिकारे वाले कभी महीनों तक कुछ पूंजी नहीं करते थे, आज यहाँ के डल में जो हाउस बोट्स है या गुलमर्ग, पहलगाम और किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जो जितने भी होटल्स हैं वो पूरे भरे रहते हैं और टूरिस्ट का जो यहाँ जो तांता है वो हमेशा हर दिन यहाँ पे तांता बांधा रहता है और उससे यहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे एक मजबूत, एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। ठीक है शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा और हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जुड़ने से पहले ज़रा देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो 5 साल गुजरे हैं जम्मू कश्मीर के, नए कश्मीर को लेकर, उसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। ये 5 साल पहले जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने ये वक्तव्य दिया था और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत ही पावन दिन है, 370 समाप्त हुए, 5 साल पूरे हो गए हैं, कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है और वहां शांति है, कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देख रहे हैं। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए, कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है, कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं, ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार, और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहाँ एम्स भी है, वहाँ तरक्की भी है, वहाँ आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश, क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। बिल्कुल नए कश्मीर का स्वरूप सामने आया। हमारे साथ शब्बीर डार हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़े हैं, साथ में स्टूडियो से हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी,
जैसा कि शब्बीर से भी हमने बात की और जैसा कि अभी रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे, ये इन 5 सालों में वाकई एक नया कश्मीर दिखा है। और जिसे कहते हैं ना कि एक जो 70 साल से एक तड़प थी, एक जंजीर थी, ऐसा लगा जैसे कि वो कटने के बाद एकदम जिसे कहते हैं खुली हवा में कश्मीर के लोग सांस ले रहे हैं, जिसमें अमन है, तरक्की है। लाल जी, ये जो सवाल आज पूछ रहे हैं कि इन 5 सालों में क्या बदला, उनको तो पहले कश्मीर जाना चाहिए। ठीक। और ये 5 सालों में क्या बदला कश्मीर में आर्टिकल 370 और 37A हटने के बाद, 35A हटने के बाद, तो उनको कम से कम इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। उनकी ज़मीर आज जो खत्म हो गई होगी और वो ब्लैक डे मनाने की बात कर रहे हैं जी। तो उस कश्मीर में जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, ओबीसी के लोग थे, उनको इतने दिनों तक आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्यों वाल्मीकि समाज के लोग वहां इतने दिनों तक 70 साल तक स्पेशल स्टेटस होने के कारण सिर्फ झाड़ू लगाते रहे? उनके बच्चे न स्कूल में जा पाए, न उनके बच्चे कहीं बाहर से पढ़ के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाए। क्यों? ये सीधा सवाल है कि पीओके से आने के बाद इन 60 सालों में जो रिफ्यूजी आए उनको एक मौलिक अधिकार तक नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? उस कश्मीर में जो आज बदला है, तब वो जाके देखें कि आज वाल्मीकि समाज के बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी राइट मिला है और एक देश एक विधान एक संविधान ने उनको भारत का नागरिक बना के वहाँ गौरव प्रदान किया है। तो जो लोग संविधान को पॉकेट में रख के और संविधान को लहराते हुए सारे देश घूमे जा रहे थे कि संविधान की रक्षा करनी है, वहाँ लोकतंत्र की रक्षा करनी है, उनकी लोकतंत्र और उनका वो संविधान कहाँ वहाँ पे उनका लोकतंत्र संविधान था जो इन 70 सालों में भारत का संविधान कहीं वहाँ लागू नहीं हो पाया? एक देश और एक संविधान के नाम पे अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था तो उस बलिदान के इसमें आप ये देखें कि इन 5 साल में जम्मू कश्मीर की सूरत किस तरह से बदल गई है। जो आप अपनी रिपोर्ट में पीपुल्स गवर्नेंस बता रहे थे कि उसका नतीजा आज देखिए कि जम्मू कश्मीर एक चौमुखी विकास की ओर कैसे आगे बढ़ा कि सेंटर के जितने फ्लैगशिप स्कीम है वो 100% ग्राउंड पे उतारा गया है। वो आज का वो ये पीपुल्स गवर्नेंस है जो भागीदारी के वहां एक व्यवस्था बनाई है कि आज वहां देखिए कि सारे काम किस तरह से लोग एक दूसरे साना बसाना लग के, चाहे वो पंचायत के स्तर पर हो, ब्लॉक के स्तर पे हो या नगरपालिका के स्तर पे हो, सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। क्यों उससे पहले नहीं हो रहे थे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो वहां कश्मीर अगर आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि 5 साल में कश्मीर क्या बदला। यह बात मल्लिकार्जुन के ट्वीट से और यह बात सिर्फ एक पोस्टर लगा देने से, ब्लैक डे मनाने से आप देश को आज गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन इन बातों को हम अपने संवाददाता शब्बीर डार के जरिए लोगों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। शब्बीर, जो 5 साल देखने को मिले जिसमें जिस तरह से की तरक्की हुई, निवेश 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा निवेश की बात है, युवाओं के लिए अवसर बढ़े पर्यटन के जरिए और भी तमाम चीज़ों के जरिए, इन 5 सालों में जो खुशहाली है वो ग्राउंड पर कितनी दिखाई पड़ी? शब्बीर, आप ज़रूर मतलब देश और दुनिया के दर्शकों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ की बात करें कश्मीर में जो आम लोगों को जो सुविधा मिली है इन 5 सालों में, वो ये है कि जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था, आज वो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना किसी भी डिजीज़ का फ्री इलाज कर सकते हैं। और उसके अलावा गाँव तक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट किया, उसको बढ़ाया है इन 5 सालों में। रोड नेटवर्क को बढ़ाया गया है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में जो काम हुआ है वो बिल्कुल उन कामों से आम लोग जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो आम निवासी है उनके चेहरों पे और उनके दिलों में बिल्कुल खुशी है। और वो बिल्कुल हम जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बेझिझक ये बोलते हैं कि जो तरक्की जो काम इन 5 सालों में हुआ है वो शायद पिछले 70 या 75 सालों में नहीं हुआ था। बिल्कुल। इसका यहाँ पे जो है हम अपने इलेक्शंस की बात की, जो पीस और प्रोग्रेस का इलेक्शंस में जो लोगों का बढ़ चढ़ का हिस्सा था अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस में, वो इस बात की गवाही है कि लोग खुश हैं इस शासन से और इस तरक्की से, और वो जन भागीदारी में अपना हिस्सा उस पर यकीन करके अपना हिस्सादारी दर्ज करना चाहते हैं। इसीलिए हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुई है अभी जो हाल ही में यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं। ये यही दर्शाता है कि लोग जो आम लोग हैं वो बिल्कुल खुश हैं,
उनके ज़िंदगी में तब्दीली आई है, चेंज आया है, और वो चेंज जो है बिल्कुल एक पॉजिटिव और डेवलपमेंटल की चेंज। यही आवाज़ है जम्मू कश्मीर के युवाओं की, लेकिन ब्लैक डे मनाने वालों को ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम खास चर्चा आज करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नए कानून में बदलाव की कुछ तैयारी है। हालांकि अभी उससे संबंधित विधेयक आना है संसद में, लेकिन अभी आया भी नहीं है और इस पर राजनीति तेज हो गई है, विरोध करने लगे हैं लोग। लेकिन क्या कुछ इसके पीछे है, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आप बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की जो खास चर्चा है वो यही है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून में संशोधन की बात हो रही है, तो इसको लेकर बहस तेज हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। तो वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच देश में जो सियासी माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो काफ़ी गर्म हो चुका है, बहस तेज हो चुकी है। वक्फ यानी खुदा के नाम अर्पित वस्तु, जिसे परोपकार में लगाया जाता है, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड ने इन दिनों रियल एस्टेट का रूप ले लिया है, यानी कि बहुत बड़े ज़मीन के मालिक। 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं आप लोगों को। उसका मकसद था कि विभाजन के बाद शरणार्थियों के सामने जो मुश्किल आई थी, उन समस्याओं को देखना। ये उस समय का मकसद था जब वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ। 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे जमीन अधिग्रहण करने की असीम शक्ति दे दी और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति भी दे दी। फिर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ बोर्ड की सत्ता को निरंकुश बनाने का अधिकार सौंप दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में तो दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार के तौर पर सौंप दिया। मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी उससे पहले। कांग्रेस सरकार से मिली असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड जल्द ही देश का तीसरा बड़ा रियल एस्टेट बन गया। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, भारतीय सेना और रेलवे के बाद। आम लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड तो भू माफिया की तरह व्यवहार करने लगा है। आज 60,000 से भी ज्यादा मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हैं। वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय लगाते हैं। यहां पर यह नहीं है कि सिर्फ कोई एक समुदाय, जहां लोगों की जमीन को वक्फ ने जबरन कब्जा लिया है, वो हिंदू समुदाय की भी जमीन है, मुस्लिम समुदाय की भी। भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, जिसके पास आज की तारीख में करीब 9 लाख एकड़ जमीन है भारत के अंदर में। और एक वाकया आया, तमिलनाडु के एक गांव की पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। अभी भी वो दावा है, ठोक दिया है। इस गांव में जबकि 1,500 साल पुराना मंदिर है जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। हरियाणा के जठलाना गांव में गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ ने हथिया लिया, जबकि इस गांव में ना तो मुस्लिम हैं और ना ही मस्जिद का कोई इतिहास। फिर भी ये हो गया। साल 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल के स्वामित्व के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी और कहा कि ये तो अल्लाह की जमीन है। तो इस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि अब ताजमहल भी दे दो हमें। और ये खबर जब हम लिख रहे थे उस समय तक संसद में इसको लेकर बिल अभी पेश हुआ नहीं है, सिर्फ चर्चा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आ गई।
पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव बता दिया और कहा कि कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव भी इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि किसी की जमीन पर क्या सिर्फ उंगली रख देने से उस पर मालिकाना हक हो जाता है क्या? लेकिन वक्फ के मामले में ऐसा हुआ है। इससे भी बड़ा सवाल कि कुछ मौलाना और प्रभावशाली मुस्लिम तबके को छोड़कर वक्फ बोर्ड ने किस गरीब मुसलमान के हित में कोई बड़ा काम किया आज तक? तो वक्फ बोर्ड के एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच ये बहस तेज है। तो भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मज़हब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। वहीं इस मामले में ओवैसी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है। और जैसा कि हम बता रहे हैं, इस समय बांग्लादेश से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अज्ञात स्थल पर चली गई हैं क्योंकि ढाका में विरोध प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो चुका है। बांग्लादेश में जिस तरह से उथल पुथल, लगातार वहाँ से उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। खबर आ रही है कि अपनी बहन के साथ सुरक्षित स्थान पर पीएम शेख हसीना चली गई हैं। ढाका की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन है, बांग्लादेश हिंसा के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं उसको तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख देश को संबोधित कर रहे हैं इन सब के बीच, और ये भी कह रहे हैं कि देश में अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाकर वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। बांग्लादेश हिंसा के बीच इस वक्त की बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख देश को इस समय संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन में वो अंतरिम सरकार के गठन की बात कह रहे हैं। देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा बांग्लादेश में। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि शेख हसीना की सरकार का जो है वो तख्ता पलट, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से बल्कि इस्तीफा दे दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय का बांग्लादेश हिंसा के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शेख हसीना सरकार वहां पर खत्म हो चुकी है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और बांग्लादेश के सेना प्रमुख देश को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर अंतरिम सरकार की गठन जो है, अंतरिम सरकार बांग्लादेश में उसका गठन किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने यह बात कही है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। आप सभी यानी देश की पूरी जनता, बांग्लादेश की जनता सेना पर भरोसा रखे। तो ऐसा लग रहा है कि सेना प्रमुख जो हैं वो उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। तो इन सब के बीच बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल काफी तेज हो गया है। अंतरिम सरकार का वहां पर गठन होने वाला है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार वहां पर चौथी बार बनी थी लगातार। तो बांग्लादेश हिंसा के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है
कि शेख हसीना की सरकार वहां पर खत्म हो चुकी है और बांग्लादेश के सेना प्रमुख देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सबसे बड़ी बात कही है कि वहां पर अब अंतरिम सरकार का गठन होगा और वो जो अंतरिम सरकार है वो जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों पर विचार करेगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जो वहां पर संबोधित कर रहे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वहां के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, देश को संबोधित कर रहा है बांग्लादेश के सेना प्रमुख। हिंसक प्रदर्शन वहां पर हुए थे तो सेना प्रमुख कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस बीच खबर यह आ रही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी खबर आ रही है कि वो अपनी बहन के साथ कहीं सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। ढाका से निकलकर वो कहीं सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। सेना प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा, जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और साथ ही सेना प्रमुख ये भी कह रहे हैं कि लोग खुद कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालात को ठीक करने के लिए सेना का सभी लोग सहयोग करें, प्रदर्शनकारी खासतौर पर सहयोग करें, ये सेना प्रमुख कह रहे हैं। तो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल तेज, काफी पिछले कुछ हफ्तों से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो अब सेना प्रमुख कह रहे हैं कि देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश हिंसा के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ढाका में बहुत उथल पुथल है, बांग्लादेश में काफी उथल पुथल है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख इन सब के बीच देश को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से, यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना ने। तो इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो बांग्लादेश हिंसा, जो वहां पर प्रदर्शन हिंसा, ये देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस बहुत बड़ी खबर पर, ब्रेकिंग न्यूज पर। मेघना, क्या कुछ खबरें वहां से मिल रही हैं? कुछ तो हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। इस समय वहां पर क्या स्थिति है और क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षित जगह पर चली गई हैं अपनी बहन के साथ? देखिए लालचंद, जिस तरीके से अभी फिलहाल आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं, उन्होंने एक संबोधन में इस बात को कहा कि अंतरिम सरकार बनेगी और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये एक तरीके से जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की है तो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश में और अंतरिम सरकार बनेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि वो अपनी बहन के साथ, शेख हसीना अपनी बहन के साथ किसी जगह पर गई हैं। हालांकि कई खबरों के अगर हम मीडिया रिपोर्ट को देखें तो कई जगहों पर इस बात को कहा जा रहा है कि शायद वो भारत आई हैं जब वो बांग्लादेश से निकली हैं। कई तस्वीरें सामने नजर आई। तकरीबन 2:30 बजे बांग्लादेश टाइम के आसपास वो बांग्लादेश के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वो निकली हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में, हिंसा लगातार चल रही थी और जिस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उनका जो गुस्सा था, हम देख रहे थे कई जगहों पर जो आइडल्स हैं, शेख मुजीबुर रहमान हो या जो आइडल्स हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स वहां पर मौजूद हैं। कई प्रोटेस्टर्स तो जो उनका वहां पर ऑफिशियल आवास है वहां पर भी आसपास लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर धरना दे रहे थे। और इसके साथ ही इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो गया, जिसके कारण कई जगहों पर ये खबरें भी आई हैं, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि कई पुलिस वालों को भी जान गंवानी पड़ी है। अब इन सब के बीच में भारत ने भी लगातार एडवाइजरी इशू की थी और कल ही देर शाम एक एडवाइजरी भारत की तरफ से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर इस बात को अगर हम कहें तो कड़े शब्दों में इस बात को कहा गया है, एडवाइजरी जारी की गई भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेश के लिए कि जो भी डेवलपमेंट अभी बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय नागरिकों को स्ट्रांगली इस बात के लिए एडवाइस किया जा रहा है ताकि वो बांग्लादेश ट्रैवल ना करें और जितने भी
भारतीय बांग्लादेश में अभी मौजूद हैं वो बहुत ही एहतियात बरतें और अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें। और हाई कमीशन जो है हमारा, भारत का हाई कमीशन जो बांग्लादेश में है, उसके कांटेक्ट में लगातार रहें। और जो फोन नंबर भी हैं, इमरजेंसी फोन नंबर भी हैं, उन्हें भी जारी किया गया है ताकि जो भारतीय ढाका में है वो कांटेक्ट कर सके भारतीय हाई कमीशन को। उसके साथ ही अभी कुछ ही समय पहले अगर हम देखें तो एक और खबर आई है, बीएसएफ जो है उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ ने हाई अलर्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी जारी किया है, एक हाई अलर्ट किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसएफ के डीजीपी कोलकाता पहुंचेंगे या पहुंचने वाले हैं। तो जो ओबीसी हम जानते हैं भारत और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और एक पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है, तो इसके बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति में बीएसएफ ने ये हाई अलर्ट भी बॉर्डर पर इशू किया है। देखना, जिस तरह से कि सेना प्रमुख संबोधित कर रहे हैं देश को, अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति से भी सेना प्रमुख मिलने वाले हैं। सेना प्रमुख वहां पर संबोधित कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ढाका से जुड़ चुके हैं। ढाका से नवल संघ परमार जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवल जी, क्या कुछ वहां पर अभी ताजा स्थिति है ढाका में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सेना प्रमुख ने वहां पर संबोधित किया है, क्या खास बातें कही हैं, अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है, क्या इस समय की स्थिति क्या है ढाका की नवल जी? अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, कोई ऑफिशियल सोर्स से वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हालांकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख का अभी वीडियो टीवी पे मैं देख रहा था, लेकिन उनका जो क्या पूरा बात है और उनका जो कहने का क्या जो उनका जो कंक्लूजन क्या है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वो पूरा देख नहीं पाया, अभी मैं दूसरी जगह पे लाइव था। लेकिन अभी आज जो है, जो लॉन्ग मार्च टू ढाका जो एजिटेटर प्रोटेस्टर है उन्होंने निकाला था, और दोपहर तक जो है आर्मी और गवर्नमेंट की और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके द्वारा लोगों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद एक पॉइंट के बाद जो है आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने लोगों को ढाका में प्रवेश करने के लिए बाधित नहीं किया। तो लोग जो है बड़ी तादाद में नॉर्थ बंगाल, पर्टिकुलरली मेमनसिंह साइड से जो है करीब 4-5 लाख लोग जो है ढाका में आए आज। और पहले भी ढाका के रोड्स और जो उनके जो रास्ते हैं वो काफी क्राउडेड थे। लोग पूरा एक 3 दिन से तो पूरा क्राउड ही चल रहा था और काफी बड़े तादाद पे गैदरिंग्स, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जो विजुअल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से लोगों ने खुले तौर पे बिना रोक टोक ढाका में जो है जश्न का माहौल बनाया। और वो लोग जो आर्मी के जवान है उनको भी जब मिल रहे हैं तो फ्लावर्स दे रहे हैं और उनको गले मिल रहे हैं। और साथ में अभी विजुअल से भी मिला है कि गण भवन जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, तो वहां पे भी जो आंदोलनकारी है वो वहां पे भी पहुंचे और उनका गेट खोल दिया। और गण भवन के ऊपर कॉमन पब्लिक का कब्जा जो है वो विजुअल्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अभी उसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना हम अभी वहां जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी ये बात है कि एक मीडिया अपडेट्स ये भी आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो अपनी बहन शेख रिहाना के साथ अगरतला के लिए निकल चुकी है। और अपडेट्स ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो सबसे अहम बात है जो उसका ये मतलब ये है कि जो सैटरडे इवनिंग में एक बड़ा रैली हुआ था केंद्रीय शहीद मीनार ढाका का, और थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर वहां पे मौजूद थे। और उसी दौरान जो स्टूडेंट मूवमेंट के जो कोऑर्डिनेटर्स है, चीफ की कोऑर्डिनेटर वो सब लोग वहां मौजूद थे। और वहां पे उन्होंने बताया कि अब हमारा डिमांड, अब तक हमारा डिमांड 9 सूत्री था, 9 सूत्री डिमांड था, उसको हम 1 सूत्री डिमांड में तब्दील करते हैं। और हमारा डिमांड ये रहेगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के साथ इस्तीफा दे। और उसके साथ साथ उनका दूसरा सेंटेंस ये था कि उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। और आज अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे सेना के द्वारा जो ब्रीफिंग हो रहा है सेना प्रमुख का, उससे पहले अपडेट्स ये भी आ रहा है
कि जो उसकी ये पूरी जो स्टूडेंट मूवमेंट और उसके बाद जो पॉलिटिकल मूवमेंट बनी, उसका जो सेंट्रल लीडरशिप जो है वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो स्टूडेंट्स है। और जो सबसे मतलब जो की कोऑर्डिनेटर है उसका एज मेरे ख्याल से 22-23 इयर्स होगा, और बाकी जो है उससे भी छोटे हैं, 18 से 20 साल के जो लड़के हैं वही इसके जो पूरी मूवमेंट जो है उसके कोऑर्डिनेटर है। और उनके कॉल पे ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने काफी हाथ पैर लगाए, तब कोई कुछ ओपोजिशन ने लगाए थे इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इतना लोग रास्ते पे नहीं आए थे। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स के कॉल पे इतने सारे लोग रास्ते पे आए, कहीं ना कहीं इसकी वजह से सिचुएशन जो ऐसे टर्न होता गया। लेकिन उसका जो की जो है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर है, ठीक, नवल जी लौटता हूं आपके पास। लीडरशिप है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, नवल जी लौटता हूं आपके पास। स्टेटमेंट है आज का, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम सेना की सत्ता नहीं चाहते। जी We don't want that the army rules this country। ये उनका एक क्लियर मैसेज जो है उनकी ओर से आ रहा है। नवल जी लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ आलोक बंसल जी जो रणनीतिक मामलों के, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आलोक बंसल जी। पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस तरह की उथल पुथल की खबरें आ रही हैं आलोक जी, क्या कुछ हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर होता हुआ फिलहाल दिख रहा है? क्योंकि कई खबरें एक साथ, बड़ी खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया अपनी बहन के साथ, वो रवाना हो चुकी हैं। खबर ये भी आ रही है कि वो भारत के लिए रवाना हुई हैं। वहां पर सेना प्रमुख ने देश को संबोधित किया, अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश में आलोक जी? देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त एक अस्थिरता का माहौल दिख रहा है। शेख हसीना और शेख रेहाना मेरी खबरों के अनुसार मिलिट्री हेलीकॉप्टर में भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी। आर्मी चीफ ने एक नेशन वाइड एड्रेस दिया है और एक अराजकता का माहौल है। लेकिन इस अराजकता के माहौल में जो ये विद्यार्थियों का प्रदर्शन है, इसने एक आवामी लीग विरोधी जो एक ओरिएंटेशन है वो ले लिया है, और ये भारत के लिए बहुत ही खतरे की बात है। पहली चीज तो ये है कि ये जो सरकार थी शेख हसीना की, ये भारत समर्थक थी, भारत की एक अच्छी मित्र सरकार थी, और अभी जो इसका विरोध होगा और जो सरकार आ सकती है, तो इसमें भारत विरोधी शक्तियों को प्रबलता मिल सकती है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू जनसंख्या है उसके ऊपर भी हमले हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि अभी आर्मी सेनाध्यक्ष ने जो है एक अंतरिम सरकार की गठन की बात की है, और इस अंतरिम सरकार में वो हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज को जगह दे रहे हैं, जिसमें जातीय पार्टी भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सीधे ही बीएनपी की सरकार यहां आ रही है या आ रही है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय तक सेना जो है स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी, और उसके बाद फिर जब स्थिति शांत हो जाए तो फिर शायद चुनाव हो या राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी। पर अभी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को शांत किया जा सके, उनको वापस भेजा जा सके। और इस तरीके के हालात जैसे हमने श्रीलंका में देखे थे, अभी कुछ उस तरीके के हालात दिख रहे हैं, और अब दिखेगा कि क्या स्थिति हो रही है। ठीक है आलोक जी, मैं लौटता हूं आपके पास। और नवल जी, जो बात एक आलोक जी ने उठाई उस पर जरूर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। भारतीय समुदाय, वहां पर जो भी भारत के लोग हैं, उनकी बात आलोक जी ने उठाई है, तो जरूर आपसे अपडेट चाहूंगा कि भारतीय समुदाय के लिए वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वहां पर उनके लिए कोई एडवाइजरी है, वो आप जरूर हमें उस बारे में एक अपडेट दे दें। एक्चुअली जो भारतीय समुदाय और इंडियन नेशनल यहाँ बांग्लादेश में है, उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। एक जो है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, जो सरकार के ऑर्डर से यहाँ पे जो आए हैं वो लोग हैं। दूसरा जो है वो पेशेवर लोग हैं जो यहाँ की बांग्लादेश की कुछ कंपनियों में मैनेजरियल लेवल पे है, या मल्टीनेशनल कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में है, या आरएमजी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल है। तो वो यहाँ से काफी सालों से यहाँ पे काफी लोग रह रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा कैटेगरी था वो इंडियन स्टूडेंट का है, और वो एमबीबीएस के अभ्यास के लिए यहाँ बांग्लादेश में करीब 9000 के आसपास स्टूडेंट थे। लेकिन जो मिड जुलाई के मध्य में जो 19, 20, 21 को जो प्रोटेस्ट हुआ और उस दौरान जो हिंसाएं हुई, उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया वापस चले गए। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ जो ढाका में वगैरह है वहां पे रह गए हो, लेकिन मोटे तौर पे ज्यादातर बच्चे जो है इंडिया वापस चले गए। अभी जो 2 कम्युनिटी बचे उसमें जो इंडियन पेशेवर लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब में या यहाँ पे कोई भी अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे रह रहे हैं,
चाहूंगा। तो उनके लिए वो लोग कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जोन के इर्द गिर्द में जो सेफर एरियाज है वहां पे है। और दूसरी सबसे अहम बात इस पूरे आंदोलन की मैं पूरा 16 तारीख से पूरा उसके ऊपर मैं नजर रखे हुए और मैं फील्ड पे हूँ, ग्राउंड पे हूँ, तो मैं ये आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि इस आंदोलन में ना तो कोई किसी जात के खिलाफ, ना किसी रिलीजन के खिलाफ, ना किसी कोई स्पेशल वर्ग के खिलाफ कोई भी प्रकार का किसी तरीके का वो हिंसा नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो रोड पे हुआ है, रास्ते पे हुआ है। वो उसके अंदर रूलिंग पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हो और एजिटेटर हो या पुलिस हो, ये तीन कैटेगरी के पार्टीज जो है, एक तो रूलिंग पार्टी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बांग्लादेश छात्र लीग के कुछ बच्चे थे, दूसरी और प्रोटेस्टर थे, उसमें कॉमन पीपल, स्टूडेंट सब लोग है, और तीसरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में भिड़ंत होती थी और जो लोग मरे हैं वो ये तीन कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। तो जो लोग अपने घर में है और जिन्होंने हाई कमीशन का या कोई भी दूसरे मिशन यहाँ बांग्लादेश में जो उनका एडवाइजरी को फॉलो किया है, तो उनको कोई दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है और कोई उनके खिलाफ कोई टारगेट भी नहीं है। दे आर नॉट ए टारगेट। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि पूरी मोमेंट के दौरान मैं बांग्लादेश का जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ 2024 जनवरी में, उससे पहले मैं जुलाई से यहाँ पे हूँ और पूरा इलेक्शन मैंने कवर किया है। तो उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मोमेंट के दौरान ये देखने को मिला है कि जितना आवामी लीग के जो अपना जो पॉपुलैरिटी था उसमें गिरावट आया है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो ओपोजिशन पार्टी है उनकी भी पॉपुलैरिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये जो अभी पूरा मामला जो है वो स्टूडेंट लीड कॉमन पीपल है, उसके अंदर सेलिब्रिटीज भी है और बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े हुए हैं, साथ में एक्टिविस्ट भी है, सब तरीके के लोग हैं। लेकिन दे आर नॉट फाइटिंग अंडर द बैनर्स ऑफ कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में वो काम नहीं कर रहे। वो स्टूडेंट जो उनका लीडरशिप है स्टूडेंट का है और वो उनके कॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद ये सरकार जाने, अगर कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कोई दूसरा ओपोजिशन सरकार गठन कर लेगा ऐसा कोई सिचुएशन बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ ने जब नेशन एड्रेस टू नेशन अभी किया या अभी जो चल रहा है, उससे पहले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी बुलाया, उनके साथ मीटिंग की है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स। बिल्कुल। तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है, साथ ही नवल जी ये भी कहा जा रहा है कि आज रात तक में कुछ इस संकट का हल हम निकाल लेंगे, ये सेना प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है। आलोक जी के पास मैं चलता हूं, नवल जी आपके पास लौटता हूं। आलोक जी, जो बात अभी नवल जी कह रहे हैं कि देखिए वहां पर अभी शेख हसीना अभी तो वहां पर चुन करके आई थी वापस सत्ता में, लेकिन अब जाकर के इस तरह के विरोध प्रदर्शन के जरिए उनको इस्तीफा देना पड़ गया। सवाल यह बनता है कि जब चुनाव में, आम चुनाव में शेख हसीना को लोगों ने चुना, तो सिर्फ इतने कुछ ही महीनों में इस तरह से हालात कैसे बन गए? आलोक जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो यह है कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें मुख्य जो विपक्षी पार्टी थी बीएनपी, उसने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए यह कहना कि चुनाव पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि पब्लिक परसेप्शन कई बार बड़ी जल्दी खराब होता है। अगर आप देखें श्रीलंका में भी राजपक्षा चुनकर आए थे और उसके कुछ ही समय बाद स्थिति ऐसी खराब हो गई कि गोटाबाया राजपक्षा को छोड़ना पड़ गया। तो ये है एक हालात थे। मेरे ख्याल से सरकार ने ये जो विद्यार्थियों में जो द्वेष था उसको ठीक तरीके से समझा नहीं। अगर हम समय रहते इस पर कोई कदम उठाए गए होते तो मेरे ख्याल से ये स्थिति यहां तक नहीं आती। तो ये थोड़ी गलतियां हो गई हैं मेरे ख्याल से प्रशासन से, क्योंकि जो छात्रों में जो असंतोष था उसको समय रहते अगर खत्म कर दिया गया होता तो स्थिति ऐसी नहीं है। नवल जी, ये सवाल मैं आपसे भी जरूर पूछना चाहूंगा। जैसे भले ही बीएनपी ने वहां पर इलेक्शन में भाग नहीं लिया, जैसा हम जानते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी है, लेकिन अब जाकर के जब ये आंदोलन आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया, जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूदी, लेकिन क्या वहां पर जो सेना है वो इस चीज को लेकर के, या वहां पर जो प्रशासन है वो इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को संभाल नहीं पाई, इसलिए यह मामला यहां तक पहुंच गया? एक्चुअली जैसे इलेक्शन का जिक्र किया आपने कि जिसमें आवामी लीग का सरकार इलेक्ट होके आया, तो इलेक्शन में जैसे सर ने बताया, आलोक बंसल साहब ने, कि ओपोजिशन पार्टी जो मेन ओपोजिशन है उसने हिस्सा नहीं लिया था।
और दूसरा, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं माहौल, जो अभी का जो माहौल है वो रिजर्वेशन एक मुद्दा, लेकिन उससे पहले जो दो बड़े इश्यू जो मैंने यहाँ लास्ट एक साल में देखा वो ये था कि पिछले 2 साल में यहाँ पे जो इन्फ्लेशन इतना बड़ा हुआ था, प्राइस राइज इतना हुआ था कि आम जनता जो है वो काफी त्रस्त थी। और दूसरा ये था कि साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, बांग्लादेश का आपको मालूम होगा कि उसका एरिया है करीब 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है और उसका पॉपुलेशन अराउंड 18 करोड़ है। तो आप गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात से उसका एरिया 25% कम है और गुजरात से 3 या 3.5 गुना उसका पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप देखा जाए तो उसका जो रिसोर्सिस है वो कम है और लोगों की जो पॉपुलेशन बर्डन है, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये जो मुद्दे थे वो काफी दिनों से लोगों के यानी इन मुद्दों ने बिल्कुल असंतोष पैदा किया। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय मौजूद हैं, उनसे कुछ अपडेट ले लेते हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता। प्रसेनजीत जी, जिस तरह से कि हलचल है, ढाका में काफी उथल पुथल है सीमा पर, भारत बांग्लादेश सीमा पर, प्रसेनजीत जी इस समय क्या नजारा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब कभी भी इस तरह की उथल पुथल होती है तो वहां जो भारत बांग्लादेश सीमा है उसको पार करने की भी काफी लोग कोशिश करते हैं। इस समय वहां पर किस तरह के हालात हैं प्रसेनजीत जी? देखिए लालचंद, मैं पहले से शुरू करता हूं, थोड़ा सा अगर वक्त है तो, क्योंकि मैं इत्तेफाक से बांग्ला समझता हूं और जो आर्मी चीफ देश को संबोधित कर रहे थे वो भी बांग्ला में ही कर रहे थे। तो 2-3 बातें मैं उनकी तरफ से, मैंने जो वो ब्रीफिंग है उस ब्रीफिंग को थोड़ा सा डिकोड करना मैं पसंद करूंगा। एक बात तो ये है कि इन्होंने जो अपने ब्रीफिंग की पहले मीटिंग कर रहे थे उसमें अवामी लीग का कोई लोग थे ही नहीं। ये सबसे खतरनाक बात है। जो बताया जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग नहीं, उसमें अवामी लीग का कोई लोग नहीं थे। वहां पे जमात का लोग थे, जमात इस्लामी, और वहां पे खालिदा जिया का बीएनपी के लोग थे। वहां पे पुराने इरशाद साहब का जातीय पार्टी थे। वहां पे कुछ जिसको सुशील समाज कहते हैं, मतलब हूज हू ऑफ द सोसाइटी, ये लोग थे और कुछ प्रोफेसर थे। यही लोग थे, अवामी लीग की कोई थे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने मेरे ऊपर, माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे। इसमें ये बात साफ नहीं है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है तो आर्मी चीफ के हिसाब से उनके ऊपर भरोसा रखना क्यों जरूरी है? जरूरी ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर हो। तो मतलब क्या इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ आर्मी को लेकर किया जाएगा या साथ में बाकी पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी है उनको लेकर किया जाएगा, या इंटरिम गवर्नमेंट में अवामी लीग को साथ में लिया जाएगा? ये क्लियर नहीं है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ठीक है। तीसरी बात, आर्मी चीफ इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन की है कि नहीं की है। उन्होंने ये बता तो दिए है, लेकिन यार उसी को ऑफिशियल मैंडेट मान के पूरे दुनिया चला रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है। मैं प्रोटोकॉल की बात कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर ने देश छोड़ के चली गई या रेजिग्नेशन की है। ये कुछ चीजें साफ करना जरूरी था हमारे देश के दर्शकों के सामने। तो जो उथल पुथल की बात आप कह रहे हैं उसमें मैं कहूं कि पूरा पश्चिम बंगाल जो है, इसमें सबसे भारत का चिंता पश्चिम बंगाल को लेकर है, क्योंकि दक्षिण में सुंदरबन को लेकर, उत्तर में कोच बिहार तक जो 2000 किलोमीटर की बॉर्डर है, ये 2000 किलोमीटर की बॉर्डर काफी पोरस है। यहाँ पे बार्ड वार है, कांटे की तार है, लेकिन फिर भी पोरस है। और तीसरी बात मैं कह दूं आपकी दूसरे सवाल के पहले कि मैं काफी दुख के साथ कह रहा हूं कि ये हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि कल से बांग्लादेश में रहने वाले जो माइनॉरिटी है, चाहे हो हिंदू हो चाहे हो क्रिश्चियन हो, इसके ऊपर जिस तरह की आक्रमण शुरू हुआ है, जिस तरह से काफी नृशंस तरीका से, काफी खतरनाक तरीका से लोगों को सिराजगंज
जैसे जिला में, रामपुर जैसे जिला में इस जैसा जगह पे मारा जा रहा है, वो भारत के लिए चिंता की बात है। ठीक है प्रसेनजीत जी, आपने कुछ बड़ी, हाँ बिल्कुल, मैं नवल जी आप ही के पास आ रहा था। दो तीन बातें जो प्रसेनजीत जी कह रहे हैं कि एक तो ये ऑल पार्टी मीटिंग का दावा, लेकिन अवामी लीग उसमें नहीं थी। दूसरी बात प्रसेनजीत दा ने जो बड़ी बात कही कि अभी तक आधिकारिक तौर पर सेना प्रमुख ने या राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि अल्पसंख्यकों पर वहां हमले की खबरें आ रही हैं। नवल जी, तो मैं आपको तीनों बिंदु के ऊपर अपनी बात रखूंगा। तो फर्स्ट जो है कि एब्सेंस अवामी लीग का लीडर्स का ऑल पार्टी मीटिंग में एब्सेंस, तो उसका रीजन ये है कि पिछले 16 तारीख के बाद बांग्लादेश में जो भी हिंसा हुई या भिड़ंत हुई या झड़प हुई, उसमें वन पार्टी कहीं ना कहीं अवामी लीग के लीडर्स या उनके एक्टिविस्ट या उनके छात्र दल के लीडर्स थे और उनके एक्टिविस्ट थे। तो ये जो पूरा हुजूम लोगों का रास्तों पे निकला लाखों की संख्या में, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो दो टारगेट थे, एक जो अवामी लीग के लीडर, अवामी लीग के एक्टिविस्ट, और दूसरा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पुलिस तो आता ही है क्योंकि वो फ्रंट पे पुलिस ही रहता है। तो उनके टारगेट पे ये दो वर्ग के लोग थे। तो अगर ये जैसे बात कर रहे हैं कि अवामी लीग के लीडर्स और उनके एक्टिविस्ट वहां पे नहीं है, तो उसका बड़ा जायज कारण ये है कि जैसे ही जो भीड़ जो है वो आर्मी के कंट्रोल से बाहर गई, तो उसके बाद वैसे देखा जाए तो कल शाम से ही आवामी लीग के एक्टिविस्ट, कल के दिन जो भी वायलेंस हुआ है उसमें ज्यादातर आवामी लीग के एक्टिविस्ट और उनके छात्र दल के एक्टिविस्ट के ऊपर हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर का माहौल था और उसी की वजह से अभी जो ये मीटिंग हुआ है उसके अंदर आवामी लीग के कोई लीडर्स नहीं होने की पूरी गुंजाइश है। ये मेरा ग्राउंड से अनुमान है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट सबसे बड़ी चीज है। काफी सारे आवामी लीग के जो लीडर्स हैं, उनके एमपीज और मिनिस्टर, उनके हाउस को वेंडलाइज किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई थी उसमें कॉमन पीपल के दिमाग में यही था कि ये आवामी लीग के लीडर्स के कहने पे पुलिस और छात्र दल कर रहे हैं। तो ये लिंक यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा बिंदु जो था, जो बताया उन्होंने कि अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, तो मैं बांग्ला समझ नहीं सकता इतना, और मैं देख नहीं पाया, अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट बांग्ला, लेकिन वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन आर्मी चीफ का जो कल भी उन्होंने एक ISPR, इंटर सर्विस पर्सनल जो उनका जो रहता है PR, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि कल आर्मी चीफ जो है नेशन को एड्रेस करेंगे और मीटिंग भी करेंगे, वो सब पहले से आया हुआ था। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था लोगों को कि आप कर्फ्यू को जो ऑनर कीजिए, प्रशासन को साथ दीजिए, उस टाइप का वगैरह। और ये जो है वो अभी कब जाके डिक्लेयर करेंगे या ऑफिशियली क्या स्टेटस है शेख हसीना जी के रेजिग्नेशन का या उनका बाहर निकलने वाला, इंडिया बांग्लादेश से बाहर जाने वाला, उसके ऊपर अभी जैसे मैं भी कुछ बता नहीं सकता। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक की बात है, तो उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अटैक नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह पे रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन एक कोई टाउन है वहां का जो काउंसिलर, कोई हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी का काउंसिलर को मर्डर हुआ है, तो वो हिंदू है इसलिए मर्डर हुआ है या वो आवामी लीग का एक्टिविस्ट या उनका लीडर है उसकी वजह से हुआ है, वो कहना भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो भी कोई कॉमन पीपल जो है उनके साथ कुछ वारदात हुई हो, ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। हो सकता है जो माइनॉरिटीज के लोग आवामी लीग के साथ जुड़े हो और उनके ऊपर अटैक हुआ हो, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवामी लीग एंड पीपल का गुस्सा जो है आवामी लीग के खिलाफ था। ठीक है, तो यानी आप मोटे तौर पर कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो आवामी लीग और उनसे जुड़े हुए लोगों पर वो हमला कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, दूसरी एक बात ये मैं बताना चाहूंगा, साथ में जोड़ना चाहूंगा जी, कि इस आंदोलन में काफी सारे माइनॉरिटीज के लोग जो है सहपरिवार अपने परिवार के साथ शामिल है, परिवार के साथ ग्राउंड पे शामिल है। तो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनल जो लाइन जो है वो बहुत थिन है, वो ऐसा दिख नहीं रहा है। और काफी सारे मेरे जो यहाँ पे नॉन लोग है, मतलब यहाँ पे बता सकते हैं, वो लोग भी उस मोमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, स्टूडेंट मोमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब उसमें कम्युनल लाइन थोड़ा डिफिकल्ट है ड्रॉ करना। ठीक है, मैं लौटता हूँ। आलोक जी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं भारत के लिहाज से अगर देखा जाए,
भारत को इस समय, जाहिर सी बात है कि जब ढाका में उथल पुथल होता है, इस तरह का उथल पुथल चल रहा है, तो भारत पर उसका असर पड़ता है। हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो ढाका है, बांग्लादेश हैं, वहाँ से इधर आ सकते हैं, उनका दबाव बनता है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय के ब्रेकिंग न्यूज, इस समय की सबसे बड़ी खबर जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से है कि वहां पर काफी उथल पुथल है। और सीधे जुड़ते हैं अपने मेहमानों के साथ। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक बंसल जी, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले यही चर्चा करने वाला था मैं कि जो हालात वहां पर बन रहे हैं इस समय, भारत को किस तरह की सावधानियां, खास तौर पर हम देखते हैं कि चाहे 1971 को भी आप देख लीजिए, उस समय काफी संख्या में वहां से शरणार्थी आए थे। ऐसे में भारत को किस तरह की सावधानियां और किस लाइन पर काम करने की जरूरत है? आलोक जी, देखिए, पहली चीज तो ये है कि काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक लोग पलायन कर सकते हैं। जो आवामी लीग के बड़े नेता हैं और जो कुछ अल्पसंख्यक जो हैं, वो लोग असुरक्षा की भावना से हो सकता है भारत में आए। इनके लिए कुछ व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी जो कि सीमा के पास हो, जहां पे इनको अस्थायी रूप से रखा जा सके। ये जरूरी है कि जो लोग आए उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। साथ ही साथ हमें अब स्थिति को देखना होगा, क्योंकि आर्मी चीफ जो है भारत विरोधी नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लें। और आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कई दलों को लेकर चलने की बात की है, जिसमें जातीय पार्टी वगैरह कई अन्य दल भी हैं जो BNP के अलावा भी हैं जी। राष्ट्रपति अभी अपेक्षा है कि कुछ समय तक रहेंगे, वो भी एक भारत के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। जैसा कि अन्य पैनलिस्ट ने भी कहा कि जो हमले हुए हैं उसको अल्पसंख्यकों पर हमले ना देखे जाएं, ये अधिकतर आवामी लीग पर हमले हैं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी तक अल्पसंख्यक अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि आवामी लीग की सरकार थी। बिल्कुल। और अधिकतर अल्पसंख्यक आवामी लीग को समर्थन करते हैं, तो उन पर हमले इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो आवामी लीग के समर्थक हैं। और कई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन है। और बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लौटता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि बांग्लादेश के आर्मी प्रमुख ने, सेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has resigned and an interim government has been formed to look at the state of affairs. Keep patience, give us some time. We will be able to find solution to all the problems confronting the country. Please don't take the path of confrontation and return to the path of peace. It is taking a lot of toll on our country in terms of economy and the finances, which have gone down. People are dying, and let me assure you, I will take all the responsibility and a solution will be found. तो ये उन्होंने हालांकि जो संबोधन दिया था वो बांग्ला में दिया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हमने आपको सुनवाया। और उसका मतलब ये है कि उन्होंने एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की बात कही है, जो बात अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, तो वो बिल्कुल उनकी बात से लग रहा है कि सेना प्रमुख ने इसकी घोषणा की है कि हाँ इस्तीफा दिया गया है। और इसके साथ उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की लोगों से। आलोक बंसल जी, जो चर्चा हम कर रहे थे कि भारत को इस समय किस लाइन पर काम करने की जरूरत है? भारत को मेरे ख्याल से जो अंतरिम सरकार है उसके साथ पूरा सहयोग करना चाहिए और स्थिरता की स्थिति लानी चाहिए, क्योंकि जो अंतरिम सरकार है ये पूरी तरह से भारत विरोधी नहीं है। और सभी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके साथ हमें अपनी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खोलनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ आवामी लीग का नेतृत्व, उसको हर संभव सहायता देनी चाहिए भारत में रहने के लिए, क्योंकि अभी जो स्थिति अस्थिरता की है, इसमें आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। ये
लेकिन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि आर्मी चीफ अभी कुछ समय तक सत्ता पर काबिज रहेंगे। मतलब जो टोन और टेनर है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, पर जैसा मुझे लग रहा है, जो उनका पोस्चर है, जिस एम्फेसिस के साथ उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगता है अब कुछ समय तक सत्ता पर सेना काबिज रहेगी और सेना सत्ता जल्दी नहीं छोड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको लग रहा है कि इस समय अंतरिम सरकार की भले बात कही? देखिए, अंतरिम सरकारें जो हैं सालों चल गई हैं, बांग्लादेश में भी पहले चल चुकी हैं और पाकिस्तान में, हमारे पश्चिमी पड़ोसी में तो 10-10, 11-11 साल तक अंतरिम सरकारें चलती रही हैं। तो ऐसी संभावना है। हालांकि क्या होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है नवल जी, स्थिति थोड़ी स्पष्ट ठीक। होगी। आलोक जी, लौटता हूं आपके पास। नवल जी, जो बात आलोक जी अभी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भले अंतरिम सरकार की बात कही जा रही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेना प्रमुख कुछ दिनों तक सत्ता अपने हाथ में रखें, इस बारे में भी वहां पर कोई चर्चा है क्या? एक्चुअली मैं जो ग्राउंड का असेसमेंट है उससे मैं बताना चाहूंगा कि अब हाल के दिन में, आज के दिन, अगर पूरा बांग्लादेश में किसी के द्वारा ये सिचुएशन अगर कंट्रोल में हो सकता है तो केवल सेना वाहिनी यानी बांग्लादेश आर्मी है। और उसका ये रीजन है कि जब ये 15-20 दिन पहले 18-19 जुलाई को जब भी वारदात हुई, हिंसा हुई, उसके बाद जैसे ही आर्मी डिप्लॉय किया तो लोगों में गुस्सा तो था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्मी का डर या उसका रिस्पेक्ट जो भी आप कहे, उसकी वजह से लोगों के मन में एक था कि सेना वाहिनी को डिप्लॉय किया है तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ भी गया। तो अभी जो आर्मी चीफ का जो केयरटेकर गवर्नमेंट की बात या नेशनल गवर्नमेंट की जो बात चल रही है, तो यहाँ पे दो पहलू है। एक तो आर्मी का इसका जो पास्ट जो भी रहा हो, लेकिन जो उसका रिसेंट पास्ट जो है वो ये है कि आर्मी ही था जिसने शेख हसीना की जो सेकंड गवर्नमेंट, मतलब अभी जो 2009 में सरकार बनी, उस टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट था, वो आर्मी के अंडर में था। मतलब आर्मी के प्रयासों से वो केयरटेकर गवर्नमेंट बना था और कहीं ना कहीं उसी दौरान इलेक्शन हुए और उसमें शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी की सरकार बनी थी। तो उसके बाद जो है, जो आर्मी का जो काला इतिहास था बांग्लादेश में, पहले आर्मी चीफ ने काफी लंबे समय तक डिक्टेटरशिप टाइप का जो शासन किया था, उसके बाद आर्मी का लेटेस्ट जो हिस्ट्री है वो ये है कि आर्मी ने डेमोक्रेसी वापस लाया। आवामी लीग की सरकार बनाने में आर्मी की अहम भूमिका रही। तो अभी कहीं ना कहीं उसके साथ उसके बाद आर्मी का एक रिस्पेक्ट है, आर्मी का स्ट्रेंथ भी है कि वो बांग्लादेश में ग्राउंड पे सिचुएशन को कंट्रोल में कर सके। अभी कौन सेना प्रमुख के दिमाग में क्या किस टाइप का जो विचार आता है वो अलग बात है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में आर्मी चीफ और आर्मी जो है, पूरा आर्म फोर्सेस जो है बांग्लादेश का, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। दूसरी चीज ये है कि उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2009 में, जिसमें आवामी लीग की सरकार बनी, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, पॉलिटिकल पार्टी ने चलाया हुआ मूवमेंट था और सामने एक पॉलिटिकल पार्टी था। अभी का जो मूवमेंट है उसमें मैं लाइन ये ड्रॉ करना चाहता हूं कि इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी अलग है, ये मूवमेंट थर्ड फ्रंट जो आवाम है उसकी ये मूवमेंट है और आवाम ने ये पूरा जो है चलाया है। कहीं कोई भी स्टेज पे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर ने ओपोजिशन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या जमात इस्लाम हो या कोई बड़ा और ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको प्लेटफॉर्म शेयर करने नहीं दिया, वो उनके प्लेटफॉर्म से कोई बात रखने नहीं दी। जो बात रखी है वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने रखी है। और बुद्धिजीवी लोग है, इंटेलेक्चुअल है, वो लोग वहां जाके अपनी सपोर्ट किया। बीएनपी हो या जमात हो या किसी ने स्टूडेंट को बाहर से सपोर्ट किया, वी सपोर्ट योर मूवमेंट, लेकिन उनको स्टेज शेयर करने नहीं दिया। तो जो ये सीधा यहाँ पे बांग्लादेश में दो ही ऑप्शन है कि आवामी लीग जाएगा तो बीएनपी का सरकार आएगा। मैं ये बात के साथ सहमत नहीं हूं कि इस बार आवामी लीग के जितना वीक है इतना ही बीएनपी भी वीक है। हो सकता है कि उसके जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है, रिलीजियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक्टिविस्ट, उनका जो है नेटवर्क बड़ा है, लेकिन फिर भी जो बहुसंख्यक लोग जो यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, उनके दिमाग में यह है कि ना तो हमें आवामी लीग का सरकार चाहिए, ना हमें बीएनपी का सरकार चाहिए, ना हमें आर्मी रूल चाहिए। हमें
प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए। उनके दिमाग में जितने लोगों से यहाँ पिछले दिनों में मिला, तो उनके दिमाग में ये था कि उनका रोल मॉडल इंडियन डेमोक्रेसी है। इंडियन डेमोक्रेसी बांग्लादेश के लोगों का रोल मॉडल है। वो ये चाहते हैं कि जैसे आर्मी, इंडिया में आर्मी का लिमिटेड रोल रहता है पॉलिटिक्स में, वैसे बांग्लादेश में क्यों ना हो। और लोग एक लिबरल गवर्नमेंट चाहते हैं यहाँ पे, ना कि बीएनपी या ना कि आवामी लीग का। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे नवल जी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नवल जी, जुड़ने के लिए। और साथ में आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जरा जो सीमा पर स्थिति है उसको लेकर के अपडेट लेते हैं। प्रसेनजीत, इस समय क्या खबरें आ रही हैं, खास तौर पर जो भारत बांग्लादेश सीमा है जिसकी रखवाली बीएसएफ करती है, वहां से कुछ अपडेट हैं क्या? देखिए लालचंद, पहले तो बता दूं कि किसी भी वक्त डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो कोलकाता पहुंचने वाले हैं, जैसे हमारे पास खबर है। तो मतलब ये आप समझ ही सकते हैं कि सीमा कितना जरूरी हो गया है। सीमा सुरक्षा के बारे में सोचना ये भारत सरकार के दिमाग में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कुछ चीजें समझना चाहिए एकदम, मतलब क्या एक विक्टिम के हिसाब से। हम जहाँ पे रहते हैं कोलकाता, यहाँ पे बॉर्डर का दूरी है सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मेरे बाएं तरफ, मेरे दाहिने तरफ, हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके पिता, माता, मौसी, फूफा अभी भी बांग्लादेश में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको समझना चाहिए, ये जो थीन लाइन, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो ही सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं एक बात बता दूं, जो छात्र आंदोलन है, वो छात्र आंदोलन कभी, हमारे पास जो वीडियो है, वो वीडियो अगर हम चलाते तो पूरे लोगों की रूह कांप जाते। जिस तरह से कल किसी एक जगह पे करीब 14 के आसपास पुलिस फोर्स को, जवानों को मारा गया है। कोई स्टूडेंट मूवमेंट पूरे दुनिया में, स्टूडेंट इतना खतरनाक नहीं हो सकता है कि इस तरह से किसी थाने में 14 से 15 पुलिस ऑफिसर और हवलदारों को मार दिया है जान से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट जो कोटा को लेकर आंदोलन में थे, वो वहीं पे समाप्त हो गया। और बाद में पूरे इस चीज को, क्योंकि स्टूडेंट का क्या मतलब है कि हसीना सरकार रहे या XYZ की सरकार रहे, उनको नौकरी से मतलब है, उनको अपना पूरा भविष्य के बारे में सोचना है। वो एक प्राइम मिनिस्टर को नीचे करके क्या हासिल करना चाहते हैं? वो तो जाके ये जो 20-22 साल के लड़के लोगों के बारे में बताया जा रहा है, वो जाके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्यों ये बीच में 10-15 दिन गैप देकर क्यों अचानक रिमूव हसीना बोल के ये दोबारा इस तरह की एक आंदोलन, जो छात्र आंदोलन के नाम पे पूरे देश में फैला गया है, ये गलत है। इसके पीछे पूरी तरह से राजनीति है और पूरी तरह से राजनीति है। बिल्कुल। और पहली बात तो ये है, क्योंकि कोई छात्र प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके उनका समस्या का कोई समाधान नहीं होने जा रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जिस तरह से शेख हसीना या आवामी लीग की सरकार में वहां पे जो अभी भी 1 से 1.5 करोड़ हिंदू बचा हुआ है, कुछ क्रिश्चियन बचा हुआ है, कुछ बुद्धिस्ट बचा हुआ है, ये अपने आप को जिस तरह से सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। खासकर से कल जिस तरह से उन्होंने जो नवल जी जो पूरे जिनकी बात कह रहे हैं, उनका नाम है हराधन, उस हराधन का बॉडी टंगा हुआ था किसी ओपन जगह पे 6-6.5 घंटा तक, और कोई लोग जाके उस बॉडी को क्रिमेट करने के लिए या पोस्टमार्टम के लिए ला नहीं पाया। तो मतलब ये स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता है। स्टूडेंट इस तरह से कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टूडेंट कोटा के लिए, कोटा आरक्षण के बारे में आंदोलन किए थे और वो खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया, सरकार ने उसका गेजेट नोटिफिकेशन कर दिए थे और लोग अपने घर चले गए। इसका क्या, ये जो है
कि उस वक्त जो जिन लोगों को मारा गया है इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये नॉर्मल से मांग है। इस मांग को 9 सूत्री मांग को 1 सूत्री मांग में लाना कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ये कोई 20-22 साल का लड़का सोच नहीं सकता। इसका कोई ये 20-22 साल का लड़के का कोई एजेंडा नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रसेनजीत, जो बात आप कह रहे हैं वो उसमें काफी दम नजर आ रही है कि निश्चित तौर पर इसमें सियासत और घुसी होगी और जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर विपक्षी दल हैं, उनके लोग इसमें जरूर घुसे होंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है प्रसेनजीत कि अगर ये आंदोलन यहां तक पहुंच गया कि तख्ता पलट हो गया, तो इसमें क्या जो सेना है, वहां पर जो पुलिस प्रशासन है, वहां का जो बांग्लादेश का प्रशासन है, क्या वो भी किसी तरह से इस चीज से सहमत हुई या उसने भी कोई सहयोग दिया क्या इसमें? नहीं लालचंद, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं, जैसे बंसल जी कह रहे थे, फिलहाल देखिए हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि बांग्लादेश से कोई बंदूक लेके पहाड़ पार करके आके हमारे देश के लोगों को मारते नहीं है, लेकिन जिस तरह से माने इस बांग्लादेश भारत के साथ लपेटे हुए हैं, मतलब एक साथ लगे हुए हैं, यहाँ पे बांग्लादेश में कुछ भी होना। और फिर ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश के लिए भारत इतना जरूरी है क्योंकि उनका पूरी दुनिया के साथ संबंध रखने के लिए भारत का जो समुद्री पथ है, भारत का जो आकाश सीमा है, ये सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुश्किल इस बात की है कि मैं जो पॉजिटिव बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो इस तरह से आर्मी चीफ ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, अगर इस जिम्मेदारी को उन्होंने ठीक तरह से जमीन पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर इस जो अफरा तफरी है, ये जो अराजकता की माहौल वहां पे कायम हुआ है, इसको अगर उन्होंने ठीक तरह से काबू में ला सकते हैं और भारत की सरकार के साथ जो बैक चैनल डिस्कशन है वो चला सकते हैं। देखिए जो भी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हो दूसरे देश हो, जैसे तरह तरह के लोग बताते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश को भारत के साथ जिंदा रहना पड़ेगा और भारत को बांग्लादेश, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर, ये तो राजनीति में कहता ही है एक्सटर्नल अफेयर्स पे। So we cannot change our neighbor and Bangladesh also cannot change their neighbor. तो इसमें जिस तरह से आर्मी चीफ ने कॉन्फिडेंस के साथ जो इंटरिम सरकार की बात बताई, वो अगर उन्होंने कायम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ बात करके, मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ लालचंद, ये समझना चाहिए कि आर्मी चीफ किसी प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन को पुष्टि करने की अथॉरिटी है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बांग्ला में ये कहा, ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने, हम अगर जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल और एथिक्स और एक सरकार चलाने की प्रोटोकॉल और एथिक्स के ऊपर जाए तो ये जो ऐलान है, ये जो घोषणा है, ये राष्ट्रपति की तरफ से आना है, प्रेसिडेंट की तरफ से आना है। आर्मी चीफ इज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे अफरा तफरी की माहौल में उनके पास ये खबर सही है और उनकी खबर के ऊपर आधार करके हम बता सकते हैं कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे समाज के लोगों को, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोगों को, जिन्होंने इस छात्र को पीछे से मदद दे रहे थे, वो अलग अलग आवामी लीग छोड़ के बाकी जो पार्टी है उनके सब लोगों को, और खास कर से जो बंसल जी कह रहे थे उसके साथ मैं सहमत हूँ कि जातीय पार्टी को, हुसैन मोहम्मद एरशाद जो पहले आर्मी डिक्टेटर हुआ करते थे वहां पे, या आर्मी चीफ, आर्मी के हिसाब आर्मी कूप किए करके वहां पे प्रेसिडेंट बने थे, तो उनकी जो जातीय पार्टी है, इस जातीय पार्टी को भी साथ में लिया था। लेकिन ये बीएनपी और जमात की जो एलिमेंट है, देखिए, और एक बात मैं जरूरी बता रहा हूं जो भारत के लिए सोचने वाली बात है, ये यहाँ पे एक तस्वीर शायद पूरे देश ने, पूरे दुनिया में देखा है कि बांग्लादेश जैसी जगह पे बंग बंधु मुजीबर रहमान की सर पे हथौड़ा मारा जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में वो दिखाई पड़ रहा है।
तस्वीरों में वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उनकी मूर्ति को वहां पर किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ लाल साहब, ये बांग्लादेश के लिए कलंकित दिन है, एक काला दिन है कि मुजीबर रहमान की मूर्ति के ऊपर हथौड़ा। ये कोई इराक में सद्दाम हुसैन नहीं है या अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह नहीं है, ये बंगबंधु मुजीबर रहमान है जिसके लिए आज बांग्लादेश है। तो मतलब कौन सी एलिमेंट इसके अंदर घुसा हुआ है। मैं जिस बात पर आना चाहता था कि ये जो स्टूडेंट बोल के बताया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे छात्र है वो कभी बंगबंधु मुजीबर रहमान की सर पर हथौड़ा नहीं मार सकता है। बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, और इससे ये बिल्कुल साफ लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें निश्चित तौर पर काफी संख्या में गए हैं और वो इस मामले को यहां तक लेकर आए हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि टेक ओवर कर लिए हैं, और इसमें जिस तरह से आर्मी की चीफ इसमें अपना कदम बढ़ाया वो काफी पॉजिटिव है, सराहने वाली बात है, और इसके ऊपर भारत का नजर रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय कुलकर्णी सर। ये बताएं कि जो कुछ अभी हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है, ये हमारे लिए कितनी चिंता की बात है, और हमारे लिए इसमें क्या कुछ फिलहाल हमारा कोई रोल बनता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता की बात तो है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है जी। और लोकतंत्र को देखते हुए और बांग्लादेश में जिस प्रकार से मुझे लगता है उनका जो नॉर्मल शेख हसीना का जो कहना था कि ये रजाकार हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये शब्द रजाकार तब इस्तेमाल किया जाता है, ये वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश का गला घोटा था, बांग्लादेश को आजादी से रोकने की कोशिश की, वही जमायती जो लोग हैं जिनको बैन किया गया था। मुझे ऐसे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ISI का हाथ है, और कई टाइम से बाकी बाहर के देशों का भी हाथ बांग्लादेश के ऊपर जबरदस्त शेख हसीना के ऊपर प्रेशर था। अब ऑफकोर्स उन्होंने रिजाइन करके वो त्रिपुरा आ गई हैं, तो कम से कम सेफ है। पर बहुत दुखद घटना है कि इस प्रकार से आर्मी के टेक ओवर के बाद भी जिस तरह से कि वो कह रहे हैं कि इंटरिम सरकार वो बनाएंगे, और इंटरिम सरकार बनाने के बाद हो सकता है कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, पर मुझे नहीं लगता है माहौल इतना ठीक होगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी जबरदस्त फर्क पड़ा है। बीच में वो चीन के साथ भी जो उनका रिश्ते थे वो भी शायद थोड़े बहुत खटाई में पड़े होंगे, क्योंकि वहां से भी वो दौरा को छोड़ करके एक दिन पहले वापस आ गई थी। तो कुछ ना कुछ तो है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो एक तरीके से जिस प्रकार से उनका जो जबरदस्त एक रिएक्शन है, ये बहुत ही मतलब सोच नहीं सकते कि 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जिस प्रकार से फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, कर्फ्यू लगा था, इंटरनेट का क्लैम्पडाउन है, और इसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने कहा शेख हसीना को वो सत्ता छोड़ने के मजबूर करेंगे, उन्होंने सत्ता भी छोड़ दी, वो भारत में भी आ गई। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वहां पे घटनाएं घट रही हैं, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही सिविल वॉर की तरफ बांग्लादेश जा रहा है, ये तो बहुत ही मुझे चिंता की बात है। आप एक और चिंता का विषय है। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात ये कही, एक बड़ी बात आपने ये कही कि इसमें बाहर का हस्तक्षेप, आपने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नाम भी लिया। मैं उस पर आगे चल करके जरूर चर्चा को बढ़ाऊंगा। मेघना देव सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ। मेघना, इस समय के अपडेट क्या हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां पर हालात बदल रहे हैं, ये भी खबर आ रही है मेघना कि सेना प्रमुख ने ये कहा तो है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिलहाल सेना अपने हाथ में सत्ता को वहां पर रखे रहे। क्या खबर आ रही है मेघना? बिल्कुल, देखिए लालचंद, जो सेना अध्यक्ष जो बांग्लादेश के हैं, उनका जो आर्मी चीफ का जो एड्रेस था, उससे 3-4 बातें सामने स्पष्ट होती हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। कि पहला कि अंतरिम सरकार बनेगी, दूसरा उन्होंने कहा है प्रोटेस्टर्स को कि आप शांत हो जाइए, अब आप घर जाइए, अब परिस्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने ये बात भी कही है कि इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि क्या कितनी जल्दी अंतरिम सरकार बनती है,
क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके के विजुअल्स हम देख रहे हैं लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बांग्लादेश के जो विजुअल्स हैं, बंग भवन की अगर बात करें तो जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के, वहां पर भी प्रोटेस्टर्स पूरी तरीके से घुस गए हैं। अगर हम रिकॉल करें लालचंद्र, तो सिमिलर विजुअल्स श्रीलंका से आए थे, जब वहां पर जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे थे, ऐसे ही किस्म के विजुअल्स नजर आ रहे हैं वहां बांग्लादेश से भी, ढाका से भी। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि क्या पहले प्रोटेस्टर्स को शांत किया जाएगा और उसके बाद अंतरिम सरकार बनाने की पहल शुरू होगी, या फिर आर्मी अपने कंट्रोल में ले लेगी और अंतरिम सरकार बनने की प्रक्रिया डिले होगी? परिस्थिति क्या होगी वो भी अभी कुछ समय में साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं तो संडे से काफी ज्यादा वायलेंट होते जा रहे थे प्रोटेस्ट, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, सब कुछ अगर हम देखें तो काबू से बाहर होता गया। प्रोटेस्ट बिल्कुल वो जिस तरीके से रबर पैलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, टियर गैस का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था, प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही थी। कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। अगर हम प्रोटेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी चोटें खाई हैं, लेकिन जो पुलिस के भी जो लोग हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास, मेघना लौटता हूँ। आपने खासतौर पर श्रीलंका के प्रदर्शन की याद दिलाई है, तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से ज़रूर इस बारे में ये जानना चाहूँगा। संजय कुलकर्णी जी, जैसा कि सर आपने बताया कि इसमें लग तो रहा है कि वहाँ की राजनीति तो इन्वॉल्व है ही इसमें। आपने ISI का नाम लिया, जो श्रीलंका का प्रदर्शन था उससे ये कैसे अलग है? और जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें ISI कोई रोल उसने प्ले किया है, ये अभी अनुमान के आधार पर है या कुछ इसके बारे में कंक्रीट भी आ रहा है? नहीं, ऐसे है कि श्रीलंका में क्या हुआ, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही डगमगा गई, और आर्थिक स्थिति डगमगाने से उसमें चीन का हाथ था, और चीन का जो मैं कहूंगा कि जिसके कारण हम्मन टोटा के पोर्ट में जिस तरीके से इंटरफेयर करा था, और वहां पे वाकई जो नागरिक हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस करके उन्होंने उस सरकार को हटाना था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी जो बांग्लादेश में है, जरूर प्रेसिडेंशियल पैलेस में, ये उस मकसद से नहीं, जरूर इकोनॉमिक ऑल्सो क्राइसिस है। ये टेक्सटाइल को लेकर के परेशानी है, लोन्स को लेकर के बांग्लादेश में परेशानी है। चीन के साथ चीन बार बार जिस प्रकार से उनकी मदद करता आया है और कर रहा है, जिस प्रकार से सबमरीन में पोर्ट की उनको जरूरत है, जिस प्रकार से हथियार दे रहा है चीन बांग्लादेश को, ये जरूर एक तरीके से मुझे लगता है इसके ऊपर हम लोगों को सतर्क रहना होगा। किस प्रकार से बांग्लादेश की फौज जो है धीरे धीरे करके चीन के इक्विपमेंट से इक्विप हो रही है, और वो उनको धीरे धीरे करके अपने देश में उनको जगह दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो ISI है, वो पाकिस्तान जैसे हम अब जानते हैं कि पूरा का पूरा ही चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है। चाहे वो भारत के अंदर दखल अंदाजी हो, जिस प्रकार से आतंक फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, वो भी चीन के इशारे पे कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी अब देख रहे हैं चीन किस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो हम लोग कहते हैं, किस प्रकार से भारत को सब तरीके से घेरना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश में एक लोकतंत्र सरकार भारत के साथ इतने सालों से लगातार 20 साल से अपने भारत के साथ संबंध अच्छे रख सकती है। ये ना ही अमेरिका ने भी तकरीबन काफी कुछ $1.5 बिलियन का बांग्लादेश को एड देने की कोशिश की है रोहिंग्या इश्यूज को लेकर के। तो वहां पर उधर भी इस बार इलेक्शन को लेकर के भी US के बीच में थोड़ा अनबन था कि शायद ये जो इलेक्शंस हैं ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश में भाग नहीं ले रहे। लेकिन शेख हसीना जी जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर थी, मुजीबुर रहमान की लड़की थी। जिस प्रकार से मुजीबुर रहमान के बरखिलाफ बांग्लादेश के अंदर आवाज उठ रही है, जिस प्रकार से उनके मुझे लगता है जो मूर्तियां बनी है उनके बरखिलाफ तोड़ फोड़ हो रही है, ये साफ दर्शाता है कि इसमें ISI का या बाहर की जो ताकतें हैं उनका जरूर दखल है। क्योंकि कितना भी कहें, उनके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जो रिजर्वेशन है उनको पीछे लेंगे, और बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन है और बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन है किसके लिए थे, उन्हीं के लिए थे। लौटता हूं अभी लौटता हूं आपके पास भी और मेघना के पास भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है,
चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ ભાઈ नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधे मेघना का रुख करते हैं। मेघना, अब क्योंकि हमारी इस चर्चा को खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन फिर भी आपसे एक अपडेट जरूर लेना चाहूंगा। क्या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए, कल देर शाम अगर कहें या रात को एक जो एडवाइजरी आई थी, काफी ज्यादा अगर हम कहें तो साफ शब्दों में काफी फर्म एडवाइजरी आई थी। स्ट्रिक्टली इस बात को कहा गया था कि जो भी लोग भारतीय बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं वो बांग्लादेश ना जाएं। जो लोग बांग्लादेश, जो भारतीय बांग्लादेश में हैं, वो लोग एहतियात बरते, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। उसके साथ जो हमारा भारतीय हाई कमीशन है जो ढाका में, उसने अपने जो हेल्पलाइन, यानी ये समझा जाए कि आज के जो डेवलपमेंट्स हैं इस पर अभी भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए। और अगर ऐसे परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कई बार अगर परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो भारतीय विदेश मंत्रालय जो है वो इवैक्यूएशन मिशन कई तरह की चीजों को चलाता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि एडवाइजरी काफी समय से दी जा रही थी कि बांग्लादेश में परिस्थिति शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए। और साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश से लगातार उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। भारत पड़ोसी देश के नाते भी और अपनी जिम्मेदारी के नाते भी बिल्कुल सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है। हम भी लगातार आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।